बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो बेटे, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा बेसिक है और इसके कंसेप्ट को समझने के लिए आपसे दरख्वास्त हमेशा की तरह है कि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ये कंसेप्ट आपको थ्रू आउट द केमिस्ट्री इसकी ज़रूर पेश आनी है, तो अगर यहाँ अच्छा क्लियर होगा तो फिर आपको पूरी केमिस्ट्री में कोई मुश्किल पेश नहीं होगी। जैसे कि पहले चैप्टर का टाइटल ही बेसिक कंसेप्ट है, तो तमाम चीज़ों के जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर कर ले तो आगे केमिस्ट्री समझने में आसानी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं जी। तो अल्लाह से दुआ है शुरू करने से पहले कि अल्लाह इस आर्टिकल को मेरे लिए समझाना आसान कर दे और आपके लिए समझना आसान कर दे, और इस इल्म को हम दोनों के लिए दुनिया और आखिरत में नफा बख्श बना दे। तो एटम असल में आर्टिकल आपका है रिलेटिव एटॉमिक मास का, लेकिन भाई एक हमने खुद से ऐड किया है कि जब तक बच्चे को एटम की समझ नहीं होगी तो एटम के मास कैसे समझ पाएगा। तो ये हमने खुद से बात की है यहाँ पर ऐड कि एटम क्या है। पहले तो हमने इसके बारे में बात की है, वरना आपकी बुक के ऊपर जो टेक्स्ट बुक है वहां पर एटम लास्ट पर लिखा गया है, ऑर्डर ठीक नहीं है। तो एटम के बारे में हमने ये कहा है कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, स्मॉल नहीं कहा, स्मॉलेस्ट। जब स्मॉलेस्ट कहा जाएगा तो जेन में आएगा वो सबसे छोटा, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एक एलिमेंट का। और इसका एक दूसरा करैक्टर ये होता है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और ये भी हो सकता है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना करता हो, इसलिए लिखा है कि इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यहां पर ये मैंने कुछ इसकी एग्जांपल्स दी हैं, तो ये एग्जांपल जो हैं ये एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं। जैसे एलिमेंट्स मैं आपको पहले समझाकर आया हूं कि प्योर जो मैटर है जिसको सब्सटेंस कहते हैं, तो ऐसा सब्सटेंस जो सेम एटम से मिलकर बना हो तो उसको एलिमेंट्स कहते हैं, लिहाजा ये सब एलिमेंट्स हैं। तो ये एक एलिमेंट जो H2 है, तो इसका अगर स्मॉलेस्ट हिस्सा निकालें तो इसमें दो आपको पार्टिकल नजर आएंगे जिसके मिलने से ये एलिमेंट बना है। दोनों पार्टिकल हाइड्रोजन के एटम्स कहलाएंगे। तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इस एलिमेंट का और ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इस एलिमेंट का, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एलिमेंट हैज टू एटम्स। जो ऑक्सीजन का एलिमेंट है वो O2 की सूरत में लिखा जाता है, तो इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल गोया कि इसमें दो क्या है, ऑक्सीजन के एटम्स पाए जाते हैं। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन एलिमेंट हैज टू एटम्स। तो ये एग्जांपल ठहरी फिर किसकी, एटम्स की। आप ये लिख दें, इसमें आप एक इसको जाहिर कर दें, तो ये नाइट्रोजन का एलिमेंट है और ये इसमें भी दो एटम्स पाए जाते हैं जो कि इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो दैट इज द एटम ऑफ नाइट्रोजन। और हीलियम एक एलिमेंट है, तो उसका ये वाला जो है वो एक ही इसमें एटम है, इसमें कोई नंबर नहीं लिखा गया, तो दैट इज द एटम ऑफ हीलियम। यहां पर इस कैरेक्टर को समझें तो हमने कहा है कि इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली या इट मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये तीन ऐसे केसेस हैं कि ये एटम और ये एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसी वजह से तो ये दोनों केमिकली कंबाइन होकर इसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इस केस में भी ऑक्सीजन का कोई एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो दो ऑक्सीजन के एटम केमिकली कंबाइन होकर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नाइट्रोजन का एटम भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये भी केमिकली कंबाइन होकर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये एक ऐसा एटम है हीलियम का, नोबल गैसेस के तमाम केसेस में यही एक बात है। नोबल गैसेस में कौन कौन सी गैसेस शामिल हैं, 8वां ग्रुप है उसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। तो उसके तमाम एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये क्यों नहीं कर सकते, फिर ये भी एक सवाल उभरता है। तो ये मैंने काफी दफा रिपीट कर रहा हूं, इसकी बार बार जरूर पेश आएगी कि हर एलिमेंट, हर एटम की एक बेसिक, एक इनहेरेंट उसका ट्रेंड होता है, टेंडेंसी होती है कि वो स्टेबिलिटी अपनी को मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए वो किस कानून के ऊपर अमल करता है, दो कानून है, एक डुप्लेट रूल है और एक ऑक्टेट रूल है। तो जिन एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो, तो फिर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फिर वो 8 को या 2 पूरे करने के लिए वो दूसरों के साथ केमिकली कंबाइन करते हैं और फिर जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ये जो है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, यानी सॉरी डुप्लेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो फिर जो है ये इस फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है।
ये भी देख लो तो ऑप्शन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है, लिहाजा ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ये दूसरे एटम्स के साथ मिलकर एग्जिस्ट करता है। आप नाइट्रोजन देख लो तो एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसके भी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, गोया इसका भी ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है, तो ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो गोया कि इसका डुप्लेट मुकम्मल है, लिहाजा इसको किसी दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन करने की जरूरत महसूस नहीं होती, लिहाजा हीलियम का एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो दैट इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ एटम कि एटम होता क्या है, कि ये हीलियम किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम एटम कहलाता है, और ये भी इसका करैक्टर है कि ये इंडिपेंडेंटली कुछ केसेस में एग्जिस्ट करता है और कुछ केसेस में ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसके अगले कंसेप्ट के अगले हिस्से की तरफ आते हैं, जो हमारा असल में टॉपिक है कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। इसका ये बोर्ड का एक क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आप रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करें ऑन कार्बन 12 स्केल, तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही होगा, तो हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। असल में बात यह है कि एटम के मास की मेजरमेंट्स की बात हुई है या होने जा रही है। तो भाई मेजरमेंट, जब भी किसी भी चीज की मेजरमेंट की बात की जाए तो उसके लिए दो असूल को फॉलो करना लाजम होता है। वो दो लॉ या दो असूल क्या है? सबसे पहला असूल तो यह है कि मेजरमेंट हमेशा रिलेटिवली की जाती है। किसके रिलेटिवली? किसी ना किसी सूटेबल स्टैंडर्ड के रिलेटिवली। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 3 एग्जांपल्स दी हैं, मास की, लेंथ की और टाइम की। तो अगर आप जो है वो किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे 1 केजी शुगर चाहिए, तो आजकल तो वैसे इलेक्ट्रिक बैलेंस आ गए हैं, लेकिन इससे पहले तकड़ी बट्टे वाला जमाना होता था। तो वो तकड़ी के एक साइड पर 1 केजी शुगर डालता था और दूसरी साइड पर एक स्टैंडर्ड बाट बट्टा रखता था जिसका वजन कितना होता था? 1 केजी होता था। तो जब शुगर उस 1 केजी के स्टैंडर्ड बाट के बराबर वजन हो जाती थी और तकड़ी की सुई बिल्कुल सीधी हो जाती थी, तो वो कहता था शुगर कितनी हो गई? बोलो भाई 1 केजी। तो गोया शुगर को उस 1 केजी के स्टैंडर्ड बाट के रिलेटिवली मेजर किया गया, शुगर के मास को। लिहाजा यहां से भी साबित हुआ कि मास को अगर आपने मेजर करना है तो वो भी रिलेटिवली ही मेजर किया जा सकता है किसी ना किसी सूटेबल स्टैंडर्ड के। अगर दूसरी बात लेंथ की देख लो, तो अगर आप किसी कपड़ा बेचने वाले दुकान पर जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए, तो उसके पास एक रॉड होता है जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर होती है और वो स्टैंडर्ड मीटर रॉड कहलाता है। तो कपड़े को वो उसके साथ कंपेयर करता है। जब रिलेटिवली निस्बतन कपड़े की लेंथ उस मीटर रॉड के बराबर हो जाती है, तो वो बंदा कहता है कि कपड़ा कितना हो गया? वो 1 मीटर हो गया। लिहाजा लेंथ अगर 1 मीटर मेजर करनी हो तो फिर उसको भी रिलेटिवली ही मेजर किया जाता है। किसके रिलेटिवली? स्टैंडर्ड मीटर रॉड के रिलेटिवली, जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है। अगर आपने टाइम मेजर करना है तो टाइम जो है वो किसके रिलेटिवली मेजर किया जाता है? वो मोशन ऑफ सन के रिलेटिवली मेजर किया जाता है। अगर मेरी रेस्ट वॉच जो है वो बता रही है कि दोपहर के 12 बजे हैं लेकिन सूरज अभी तुलू हो रहा हो, तो हम सारे ही कहते हैं कि हमारी घड़ी का वक्त गलत है, क्योंकि जब सूरज उफक पर होता है तो उस वक्त वो दोपहर के 12 नहीं बजे होते, या उस वक्त टाइम 12 o'clock नहीं होता। 12 o'clock जब होता है तो सूरज ऐन बिल्कुल इक्वेटर पर होता है। लिहाजा इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि टाइम को मेजर किया जाता है विद द रिलेटिव टू द मोशन ऑफ सन। यहां से जो हम मुस्लिम्स हैं, हमारा एक कंसेप्ट है किसका? वाकया मिराज का, कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए मिराज पर अल्लाह से मुलाकात करने के लिए, तो हमारे मुस्लिम का एक फेद है कि वहां ऊपर अल्लाह के पास तो 40 साल गुजर गए लेकिन नीचे एक लम्हा भी नहीं गुजरा था। तो इसको भी इस कंसेप्ट से ही समझा जा सकता है कि क्या ये मुमकिन है? हाँ, ये मुमकिन इस तरह है कि जब ये हमारे घरों का भी एक निजाम है कि जब हमारे घरों में कोई वीवीआईपी गेस्ट आ जाए तो हम जो बाकी घर के दीगर काम कर रहे होते हैं, कोई बीबी कपड़े धो रही है, कोई सिलाई कर रही है, कोई खाना बना रही है, तो वो सारे काम छोड़कर तो उस वीवीआईपी गेस्ट को हम अटेंड करते हैं। तो अल्लाह के महबूब जब अल्लाह के पास गए, वो अल्लाह के लिए वीवीआईपी गेस्ट थे, तो अल्लाह ने दुनिया के सारे निजाम रोक दिए, सन की मोशन रोक दी। तो जब मोशन ऑफ सन रुक गई तो टाइम भी दुनिया पर रुक गया। तो इस कंसेप्ट से आप मिराज का वाकया भी समझ सकते हैं। जो दूसरा असूल है मेजरमेंट्स किसी भी चीज करने में, वो ये है कि जो सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड है वो भी किसी ग्राउंड पर की जाती है।
जैसे मैस को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड जिनसे हम आगाह हैं वो केजीबी है, वो ग्राम्स के भी स्टैंडर्ड यूज होते हैं और मिलीग्राम्स के भी स्टैंडर्ड यूज होते हैं। लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का स्टैंडर्ड भी यूज होता है, सेंटीमीटर का स्टैंडर्ड भी यूज होता है। तो जो सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड है वो भी किसी ग्राउंड पर की जाएगी, तो उसकी ग्राउंड क्या होती है, किस बुनियाद पर सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड की जाती है। इसका एक असूल ये है कि अगर क्वांटिटी जिसकी आपने मेजरमेंट करनी है, अगर तो वो क्वांटिटी स्मॉल है तो फिर उसके लिए स्टैंडर्ड जो सिलेक्ट होता है वो भी स्मॉल स्टैंडर्ड सिलेक्ट होता है, और वाइस वर्सा अगर क्वांटिटी लार्ज है, बिग है, तो उसको मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज होता है, सिलेक्ट होता है, वो भी बिग स्टैंडर्ड सिलेक्ट होता है। आप इसको ऐसे मिसाल से समझ लें कि मैं टीचर होने के साथ साथ एज वेल एज मैं एक किसान भी हूं, तो अगर मेरा ड्राइवर मेरे खेत से एक ट्राली गन्ना लोड करके शुगर मिल में सप्लाई करने जाता है, तो वो मैं शाम से उससे वापस जब वो आए तो मैं पूछूं कि पुत्र कितना गन्ना हो गया है, तो वो अगर मुझे कहे कि चौधरी साहब 1,00,000 मिलीग्राम गन्ना हो गया है, तो मैं भी कहूंगा भाई बात सही करो, सही सही बात करो, मजाक तो ना करो। तो फिर वो सही बात जब करेगा तो जवाब देगा सर इतने मन गन्ना हो गया। मन बड़ा यूनिट है, क्योंकि गन्ना ज्यादा था तो इसलिए उसको मेजर भी मन से या बड़े यूनिट्स में किया जाता है। लेकिन वर्सेस अगर मैं किसी गोल्ड स्मिथ की दुकान पर जाता हूं और मैं उससे सोना खरीदने का इरादा करता हूं, तो मैं उसको कहूं कि 0.00000001 केजी मुझे गोल्ड दे दो, तो वो भी हंसने लग जाएगा, वो भी कहेगा कि सर मुझे हमें कुछ सही सही बात बताएं, हमसे मजाक तो ना करें। तो फिर मैं बात करूंगा मिलीग्राम्स में, ग्राम्स में या तोले माशे रतियों में, क्योंकि सोना मैंने थोड़ी क्वांटिटी में परचेज करना है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड जो सिलेक्ट करूंगा वो भी स्मॉल स्टैंडर्ड सिलेक्ट करूंगा। तो ये दो असूल जो है उनको मद्देनजर रखकर मेजरमेंट्स की जाती है। अब आ जाते हैं एटम के मास के मेजर करने के बारे में। तो भाई जो एटम का तस्करा है, एटम कितना स्मॉल है, आप इस बात का अंदाजा इससे लगा लें कि जो इनका एक फुल स्टॉप मैंने यहां लगाया है बहुत बड़ा है, इतना फुल स्टॉप है कि आपको कैमरे से नजर आ रहा होगा, वगरना आप अपने पेन से फुल स्टॉप लगाएंगे तो वो इससे भी बहुत छोटा होगा। तो इनके एक फुल स्टॉप में एक अंदाजे के मुताबिक 20 लाख से ज्यादा एटम्स हो सकते हैं। लिहाजा आप ये समझ सकते हैं कि एटम कितना छोटा होता है। लिहाजा अगर एटम बहुत 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 छोटा होता है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसके मास को जब मेजर करना होगा तो उसके लिए सूटेबल स्टैंडर्ड्स क्या हो सकते हैं। क्या केजी, ग्राम्स या मिलीग्राम्स में एटम के मास को मेजर किया जा सकता है? तो जाहिर बात है एटम इतना छोटा है कि इनके एक फुल स्टॉप में 20 लाख से ज्यादा एटम मौजूद होती हैं। तो ये तो यूनिट्स जो हैं या स्टैंडर्ड्स जो हैं मास को मालूम करने के लिए, ये तो बहुत बड़े स्टैंडर्ड्स हैं। तो इनकी मदद से, जैसे इस असूल के मुताबिक बड़े यूनिट्स की मदद से, बड़े स्टैंडर्ड्स की मदद से स्मॉल क्वांटिटी को मेजर नहीं किया जाता, तो इस असूल को मद्देनजर रखकर ये स्टैंडर्ड सूटेबल नहीं है एटम के मास को मेजर करने के लिए। तो फिर क्वेश्चन ये उभरता है कि फिर एटम के मास को मेजर करने के लिए सूटेबल स्टैंडर्ड कौन सा होगा, वो कैसे बनाया जाएगा, कैसे हासिल किया जाएगा, क्या कौन वगैरह वगैरह। तो इस बात को लेकर हम इसके अगले पेज पर जाते हैं। तो यहां एक गौर कीजिएगा, यहां आपको एक नया कंसेप्ट सुनने को मिलेगा। तो आइसोटोप ऑफ कार्बन का तस्करा किया गया है। ये आइसोटोप्स क्या होते हैं, इसके कुछ बेसिक नॉलेज यहां से ले लीजिए। तो कार्बन एक एलिमेंट है, इसके 3 तरह के एटम्स यूनिवर्स या नेचर में पाए जाते हैं। इसके कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। हर एलिमेंट की सिंबल के ऊपर 2 नंबर लिखे जाते हैं, एक लेफ्ट बॉटम पर, एक लेफ्ट टॉप पर। जो लेफ्ट बॉटम पर होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, जो लेफ्ट टॉप पर होता है वो उसका मास नंबर होता है। कुछ एटम्स ऐसे हैं कार्बन एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 13 होता है। कुछ ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 14 होता है। किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो तो उनको आइसोटोप्स कहते हैं। ये आइसोटोप इन 2 तरह के एटम का है, ये आइसोटोप बाकी 2 तरह के एटम का है, ये आइसोटोप बाकी 2 तरह के एटम का है। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। तो हमने इस आइसोटोप का जिसका मास कितना है 12 है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, हमने इसके ऊपर टिक लगा ली। यहां यह भी सवाल उभरता है कि हमने इसी को क्यों सिलेक्ट किया। असल में स्टैंडर्ड किसी भी चीज को बनाने का एक बुनियादी असूल ये होता है कि स्टैंडर्ड हर एतबार से सेम होता है। जैसे पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो यहां बाटा वालों के एक शूज हैं, इंटरनेशनल ब्रांड है, तो बाटा के शूज रेट हम कहते हैं स्टैंडर्ड है। तो मीर वो छोटा लेने जाए वो शूज उसके लिए भी वही रेट होगा, अगर घर का कोई बड़ा या सियाना बंदा लेना जाए अक्लमंद तो उसके लिए भी रेट वही होगा। तो ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हर एतबार से हर एक के लिए सेम होते हैं, तो उनको स्टैंडर्ड माना जाता है।
ये वाला जो एटम है इसमें प्रोटॉन्स की तादाद, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और न्यूट्रॉन्स की तादाद तीनों ही 6 6 और 6 है। लिहाजा ये एटम हर लिहाज से सेम है। लिहाजा इस काबिल जरूर ये है कि हम इसको जो है वो क्या मान लें, हम स्टैंडर्ड मान लें। तो हम अगर इसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं, यहां पर मैंने एक एटम ऑफ कार्बन 12 वाले को, ऐसा कार्बन का आइसोटोप जिसका मास 12 था, वो मैंने इस बॉक्स से दिखा दिया और मैंने इसके ऊपर एक हम्बर, एक हथौड़ा मारा। मुमकिन ऐसा नहीं है करना, लेकिन मैं समझाने के लिए ट्रिक यूज कर रहा हूं। तो अगर मैंने इसके ऊपर हथौड़ा मारा तो इस बड़े पीस को, इस एटम को मैंने इक्वल 12 हिस्सों में तोड़ दिया। या आप गिन लें, ये 12 मैंने इसके स्मॉल बॉक्स बनाए हुए हैं। तो जो इसका एक, ये बराबर 12 हिस्सों में तोड़ा, तो जो एक हिस्सा था ये गोया फिर क्या कहलाएगा, ये मैस के एतबार से, जो कार्बन का टोटल मैस कितना है 12 है, तो मैस के एतबार से 1/12 मैस ऑफ कार्बन 12 वाला आइसोटोप कहलाएगा। यानी इस आइसोटोप का मैस के लिहाज से 12वां हिस्सा कहलाएगा। तो इसका जो ये एक पार्टिकल का जो वजन है उसको हमने डिक्लेयर कर लिया कि ये किसके इक्वल माना जाएगा। इसके लिए नए यूनिट जिसको तरतीब दिए गए वो थे क्या भाई, AMU। तो इसका वजन हमने कहा माना जाएगा कितना है, 1 AMU है। लिहाजा इस सवाल का जवाब के सूटेबल स्टैंडर्ड कौन से होंगे, वो AMU जो है वो नए मैस के यूनिट बनाए गए, ये सूटेबल स्टैंडर्ड्स होंगे किसके मैस को मालूम करने के लिए, एटम के मैस को मालूम करने के लिए। फिर अगली बारी आती है कि मालूम कैसे किया गया। तो मैंने यहां एक ट्रिक यूज किया है कि फॉर एग्जांपल एक तकड़ी ले ली गई और उसके पलड़े एक पर हीलियम का एक एटम रख दिया गया, तो पलड़ा इस तरफ झुक गया। अब इसका वजन मालूम करने के लिए जो सिलेक्ट स्टैंडर्ड किए हैं वो AMU हैं। तो यहां से उठाकर मैंने एक पीस रखा, तो जो है वो पलड़ा इधर झुका रहा। मैंने 2 पीस रख दिए, यानी 2 AMU रख दिए, पलड़ा फिर भी झुका रहा। मैंने 3 पीस रख दिए इधर, तो पलड़ा फिर भी इधर झुका रहा। गोया कि हीलियम का मैस 3 AMU से भी ज्यादा होगा। जब मैंने 4 यहां पर ये पीस रख दिए, यानी 1/12 मैस ऑफ कार्बन 12 वाले आइसोटोप के 4 पीस रख दिए, जैसे मैंने यहां दिखाया, तो ये जो नीडल है ये बराबर हो गई। तो क्या माना जाएगा, आप ही बताइए कि हीलियम का मैस कितना है। बोलो भाई 4 AMU है। अब ये जो हीलियम का एटम का मैस मालूम किया गया है, ये इसके रिलेटिवली मेजर किया गया है। ये किसके रिलेटिवली है, ये 1/12 मैस ऑफ क्या कार्बन 12 वाले आइसोटोप के रिलेटिवली है। लिहाजा इस एक्सरसाइज की बेस पर हम रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, जैसे कि एग्जांपल आप हीलियम के लिए लें, जिसको हम मेजर करते हैं किसके लिहाज से, रिलेटिवली, एज रिलेटिवली, किसके रिलेटिवली, 1/12 मास ऑफ क्या भाई कार्बन 12 आइसोटोप के रिलेटिवली। ये कहलाता है क्या भाई रिलेटिव एटॉमिक मास। और यही बात है कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑन कार्बन 12 स्केल। यहां पर यह बात भी बताइएगा कि 1 AMU जो है वो ग्राम्स में कितने ग्राम्स के इक्वल होता है, तो वो 1.66 से 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। ये केजी आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैंने ये भी लिख दिया है कि 1.66 या 10⁻27 केजी के इक्वल होता है। यहां ये भी समझ लें कि ये 10⁻24 ग्राम से मुराद क्या है, तो 10⁻24 ग्राम से मुराद ये है कि अगर 1 ग्राम को आप डिवाइड कर दें कितना, 1 कितना भाई डिवाइड कर दें 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 1 ग्राम को इतना छोटा कर दे तो वो वजन कहलाएगा किसका, 1 AMU का। दैट इज ऑल अबाउट द रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके साथ ही इसका सिस्टर एक क्वेश्चन है, बोर्ड का ये सवाल है कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है। तो मैंने यहां पर ही बताकर आया हूं। साथ ये भी पूछा गया है कि व्हाई इट इज नीडेड, इसकी जरूरत क्यों महसूस होती है। तो मैंने यहां क्या बयान किया है कि जो एटॉमिक मास यूनिट है वो क्या है कि यूनिट ऑफ एटॉमिक मास जो है, किसी भी एटम के मास को मालूम करने का जो यूनिट है वो कहलाता है एटॉमिक मास यूनिट। और मैंने यहां यह भी बताया है कि 1 AMU इतने के इक्वल होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के इक्वल होता है, या ग्राम्स में इसके इक्वल होता है। ये इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई है, तो उसके लिए मैंने लिखा है कि एटम के मास को मालूम करने के लिए इसकी जरूरत महसूस होती है, क्योंकि एटम बहुत स्मॉल होता है तो बाकी जो मास के यूनिट्स हैं वो उनको यूज करके एटम का मास मालूम नहीं किया जा सकता। इसलिए एटम का मास मालूम करने के लिए हमें AMU का इस्तेमाल करना पड़ता है। दैट इज ऑल अबाउट दैट लेक्चर। आई होप दैट आपका बड़ा अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा और आपने बहुत भरपूर फायदा होगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और मोर रब रखा।